चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चरों का रैखिक समीकरण, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक है आपका दो चर मतलब चर, और दूसरा वर्ड है आपका रैखिक। चर मतलब होता है अज्ञात राशि और रैखिक मतलब होता है आपका घात एक। चर मतलब होता है आपका अज्ञात राशि और रैखिक मतलब होता है आपका घात एक। ठीक है, तो दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होगा? ऐसे समीकरण जिनमें दो अज्ञात राशियां होती है और दोनों अज्ञात राशियों का घात एक होता है, दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। क्या होता है परिभाषा? इसका परिभाषा जो है वो आपका वे या वह समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां, या इसी को बोल सकते हैं आपका, क्या बोलते हैं, चर राशियां। ठीक है, अज्ञात राशियां या चर राशियां हो तथा जिनका घात जिनका घात एक हो एक हो दो चरों वाला दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, दो चरों वाला क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां या चर राशियां हो तथा जिनका घात एक हो, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो है मानक समीकरण क्या होता है? मानक जो समीकरण होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण का, मानक समीकरण मतलब जिनसे मिलकर दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका बनता है, वो होता क्या है? इसको बोलते हैं आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण आपका होता है ए एक्स बी वाई इक्वल सी। ठीक है, अब यहां पर एक्स और वाई जो है ये क्या है आपके? चर राशि, या इसी को ही बोलते हैं क्या? अज्ञात राशि। ए और बी, ए बी और सी, ए बी एन
सी जो है वो जो है क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी और सी जो है वो आपके क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। ठीक है, क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। इस आपके मानक समीकरण में क्या नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए जो है वो आपके एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपका क्या होता है, ए एक्स धन बी वाई बराबर सी में ए और बी दोनों जो है एक साथ शून्य नहीं हो सकते। ए एक्स धन बी वाई बराबर सी में ए व बी दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते हैं। मतलब या तो ए शून्य होगा, या तो ए शून्य होगा, ए शून्य हो सकता है, या आपका बी शून्य हो सकता है, लेकिन ए और बी दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं वो होता है आपका क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें दो चर हैं, आपको बता दिए, एक्स और वाई चर राशि है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या होता है, एक्स धन बी वाई बराबर सी में ए व बी दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों एक साथ जो है वो आपके शून्य नहीं हो सकते। अब आता है इसके उदाहरण। इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण आपके बहुत सारे हो सकते हैं। पहला उदाहरण जैसे कि आपका 2x धन 3y बराबर 5, ये एक आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा, दो चर वाला। ठीक है, दो चर वाला क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। ऐसे ही जो है और लिया जा सकता है आपका ऋण का 3x धन का 5y बराबर 6। ऐसे बहुत सारे आपके उदाहरण इसमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अलग अलग तरह से, जिनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हम देखें तो ये है आपका 2x धन 3y बराबर 5 में अगर आप देखेंगे तो x और y जो है आपके क्या है, चर राशि है, अज्ञात राशियां हैं जिनका मान बदलते रहता है। और 2, 3 और 5 जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका पॉइंट था इस पे परिभाषा। पहला जो आपका पॉइंट था ये था आपका परिभाषा। दूसरा जो पॉइंट था वो था आपका मानक समीकरण। तीसरा है आपका तीसरा है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, कितनी विधियों से जो है वो हम हल कर सकते हैं, या कितनी विधियों से हल किया जाता है। तो इस पे जो है देखते हैं। दो चरों दो चरों के रैखिक समीकरण
को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, मेथड जो है, कितने तरीके के मेथड जो है, कितनी तरह की विधियां जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है वो 4 तरह की विधियां जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका आलेख विधि, जिसको आपका बोला जाता है क्या, ग्राफ मेथड। आलेख विधि, ग्राफ मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका दूसरा है आपका विलोपन विधि, जिसको बोला जाता है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विलोपन विधि। तीसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोला जाता है आपका जिसको बोला जाता है आपका सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट मेथड। और चौथा आपका होता है वज्र गुणन विधि, जिसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। 4 तरह की विधियां हैं। पहला है आलेख विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है प्रतिस्थापन विधि और चौथा है आपका वज्र गुणन विधि, ठीक है। इन 4 विधियों से जो है वो क्या किया जाता है, 2 चरों के रैखिक समीकरण को हल किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि इस पे जो है वो आपके चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट है आपका दो चरों दो चरों के रैखिक समीकरण दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय मान लेते हैं क्या है, यहां पर है पहला है a1x b1y इक्वल c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर दो रैखिक समीकरण आपको दिए गए रहेंगे तो उनके जो है कितने तरीके के हल जो है वो, कितने प्रकार के जो है वो हल प्राप्त होते हैं, इनके बारे में समीकरण की सहायता से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे ज्ञात करेंगे,
और उसकी ज्ञात करने की विधियां क्या होती है और किस तरीके का हल आपको प्राप्त होता है, ठीक है, और उनके ग्राफ जो है वो कैसे प्राप्त होते हैं, इन सारी बातों का पता जो है हम कुछ पॉइंट से कर सकते हैं। जैसे कि पहला समीकरण a1x धन b1y इक्वल c1 है, दूसरा है आपका a2x प्लस b2y इक्वल c2 है। दो अलग अलग आपके समीकरण दिए रहेंगे। तो इस पे जो है उपरोक्त समीकरण में या निकाय में उपरोक्त निकाय में यदि उपरोक्त निकाय में यदि पहला पॉइंट है क्या हो, पहला पॉइंट है आपका a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2, b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 अगर हो, सॉरी, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2 हो तो रेखाएं समांतर होती है। हो तो रेखाएं समांतर होती है। समांतर होती है और समीकरण निकाय का कोई हल और समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता है और समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ये ध्यान रखेंगे। समांतर को क्या बोला जाता है, पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है इस पे ये हो सकता है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो रेखाएं जो है वो समांतर होती है और समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा इस पे जो है वो आपका दूसरा कंडीशन ये हो सकता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी होती है और समीकरण निकाय का समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल होता है, ठीक है। रेखाएं इसमें क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, ठीक है। और अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी मतलब होता है आपका इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अद्वितीय मतलब होता है आपका यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन इसमें मिलता है किस पे, अगर आपका a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2 हो तो प्रतिच्छेदी होती है और अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तीसरा है तीसरा कंडीशन ये हो सकता है क्या, a1 बाई a2
इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 हो तो रेखाएं संपाती संपाती होती है और समीकरण निकाय समीकरण निकाय का अनंता अनेक हल होता है। अनंता अनेक हल होता है। ठीक है, इसमें जो है वो आपके A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 में रेखाएं जो है वो संपाती होती है, मतलब को इंसिडेंट आपके होते हैं। और अनंता अनेक हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। ठीक है, अनंता अनेक हल आपको प्राप्त होते हैं। तो ये 3 पॉइंट पर आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। इस पे आपका दोनों तरीके से कंडीशन बनाया जा सकता है। अगर रेखाएं समांतर हो तो ये कंडीशन पूछा जा सकता है, या अभी तक जैसे कि क्वेश्चन इसमें पूछा गया है A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल C1 बाई C2 हो तो रेखाएं खाली स्थान होती है, तो वहां पर आएगा आपका समांतर या पैरेलल। ठीक है, अगर आपको हल पूछा जाता है तो उस पे आएंगे कोई हल नहीं। ठीक है, क्या होगा, कोई हल नहीं। दूसरा कंडीशन आपका A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2 हो तो रेखाएं खाली स्थान होती है। अगर दिया रहेगा तो खाली स्थान में आएगा आपका प्रतिच्छेदी। ठीक है, क्या आएगी, प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग। ठीक है, प्रतिच्छेदी या फिर इंटरसेक्टिंग। और समीकरण निकाय का कौन सा हल होता है पूछेंगे तो क्या होता है, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन आपका होता है, ये आपका रहेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन जैसे आपको मान लीजिए दिया रहेगा A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 हो तो रेखाएं खाली स्थान होती है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पे आपके रेखाएं संपाती होती है, मतलब को इंसिडेंट आपके होते हैं। संपाती को क्या बोला जाता है, को इंसिडेंट संपाती होती है। और समीकरण निकाय का अनंता अनेक हल होता है। कौन से हल होते हैं इसमें, अनंता अनेक हल। तो 3 तरीके का हल इसमें होता है, एक तो कोई हल नहीं होता है, दूसरा अद्वितीय हल होता है, तीसरा अनंता अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। पांचवा पॉइंट में या कुछ इसमें महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, जैसे कि महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पे, एक घात वाले दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एक घात वाला दो चरों का रैखिक समीकरण का ग्राफ अगर हम खींचते हैं, क्या करते हैं, ये हटकर है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक घात वाले दो चरों का रैखिक समीकरण का आलेख
आलेख मतलब क्या होता है? ग्राफ सदैव सरल रेखा होता है। ये याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कि एक घात वाले दो चरों का रैखिक समीकरण का आलेख सदैव खाली स्थान होता है तो क्या होता है आपका? सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? स्ट्रेट लाइन होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या होता है आपका? स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके दो चरों का रैखिक समीकरण का, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमने आज देखा। ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इनको जानना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप इनको जानेंगे, समझेंगे, तो आप बेहतर तरीके से चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास पे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।